नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज़। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। आज ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर लाल चंदानी ने बताया किस तरह से बचा जाए कोरोना महामारी से। और इस कोरोना महामारी में जो चीज़ें नहीं होनी थी और हुई हैं, और उसका किस तरीके से कानपुर वासियों को नहीं देशवासियों को भी ख्याल रखना चाहिए, उसके बारे में बताएं। मैं डॉक्टर देवेंद्र लाल चंदानी, वरिष्ठ नाक कान गला डॉक्टर हूँ कानपुर में, और वैसे मैं उत्तर प्रदेश में भी सीनियर मोस्ट ईएनटी का डॉक्टर हूँ और पूर्व आईएमए अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश ईएनटी एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रहा हूँ। कोरोना ने अपने आप से हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। एक तो अननोन फियर हमारे मन में होने लग गया कि क्या डेथ तो हम लोग साक्षात देख रहे थे अपने सामने होते हुए, और एक ऐसी डेथ जिसका मेडिकल साइंस पे कोई कंट्रोल नहीं, ना कोई जानकारी, ना कोई सुरक्षा के लिए दवाइयाँ, तो बड़ा हेल्पलेस सा महसूस किया खासकर डॉक्टर वर्ग ने। और सेकंड वेव बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी कि उसमें इतने ज़्यादा नंबर्स में लोगों का एकदम से बीमारी द्वारा ग्रसित हुए कि सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई, और दुनिया में कोई भी गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन या हॉस्पिटल इतनी बड़ी त्रासदी के लिए तैयार नहीं हो सकता था। इन कठिन परिस्थितियों में भी फिर भी भारतवासियों ने बहुत बहादुरी और हिम्मत से इस वेव को पार किया है। ऑक्सीजन की कितनी किल्लत रही, दवाइयों की कितनी किल्लत हुई, लेकिन इन सब के बावजूद हमारे अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने स्ट्रेंथन किया, एनजीओज और पब्लिक ने आगे बढ़ करके लोगों की मदद की, डॉक्टर्स ने अपनी महान भूमिका को निभाया, और सबने मिल करके एक पुनः राष्ट्र को पटरी पे लाने का प्रयास किया है। तो ये हमारी बहुत बड़ी लर्निंग रही इस महामारी के दरमियान। डॉक्टर साहब, जैसे कि ये महामारी में गला चपेट में आ रहा था ज़्यादातर, तो उसमें आपके पास पेशेंट भी बड़े होंगे और दिक्कतें भी बड़ी होंगी आपको, तो उसको कैसे हैंडल करा सर? जी, अब ये एक बड़ी ही डिफ़िकल्ट वो थी, क्योंकि पर्टिकुलरली सेकंड वेव जो थी वो इतनी ज़्यादा कंटाजियस थी कि वो उसका विरुलेंस इतना हाई था कि वो शुरुआत के समय बहुत कठिन समय था, क्योंकि हम सबके मन में भी ये भय रहता था कि हम कहीं चपेट में ना आ जाए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो अपना डेटा पब्लिश किया है, उसमें 1200 से ज़्यादा डॉक्टरों की डेथ कोरोना में अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए गई है। तो हम सब डॉक्टर्स भी भयभीत थे मन में, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मानवता में अपनी ड्यूटी निभानी थी, और हमको समाज ने इसी दिन के लिए खड़ा किया था कि हम जब उसके ऊपर कोई महान शारीरिक कष्ट आवे तो हम सब उनके साथ ड्यूटी पे लगे रहे। तो हम भी अपनी ड्यूटी करते रहे। हालांकि हमारे परिवार में भी सभी लोग ग्रस्त हुए कोरोना से, और वो रिकवर भी हो गए। और एक हमारी लर्निंग ये थी कि जो बहुत डेस्परेट हो करके हॉस्पिटल में जा कर के एडमिट हुए, वहाँ पे जो उनका ट्रीटमेंट हुआ, उनका आउटकम उतना अच्छा नहीं था जिन्होंने सब्र के साथ घर पे बैठ करके इलाज किया हो और डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया हो, बजाय नींद कीम कराई हो। तो ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा क्राइसिस उनकी आसानी से निकल गई। तो ये हम लोग ने हिम्मत करके अपनी ड्यूटी को कंटिन्यू रखा। जैसे कि डॉक्टर साहब थर्ड लेयर आ रही है, उसमें बच्चे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे, गवर्नमेंट का कहना है ये, तो उसमें आप लोगों ने क्या तैयारी कर रखी है? डॉक्टर्स के जो पैनल हैं, ये ईएनटी डिपार्टमेंट खासकर, तो चाहे वो सरकारी हो, चाहे अर्ध सरकारी हो, चाहे प्राइवेट, कोई भी हो, तो उसमें आप लोगों का क्या योगदान रहेगा? देखिए, हम सब गवर्नमेंट के इस अनाउंसमेंट में, क्योंकि काफ़ी सीनियर डॉक्टर्स ने आईसीएमआर में, और जो भी हमारे साइंटिफिक मेडिकल इनपुट हैं जो आ रहे हैं, जिसके हिसाब से थर्ड इसकी कोरोना की लहर आ सकती है, उसके लिए हम सब लोग मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और एडमिनिस्ट्रेटिव और इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि गवर्नमेंट ने थर्ड वेव की तैयारी के लिए गांव-गांव तक इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया है। सीएचसी पीएचसी तक में ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी गई है, और
डॉक्टरों की भर्ती कर रहे हैं और इस तरीके से वो मैन पावर भी उपलब्ध करा देंगे, चाहे वो प्राइवेट के डॉक्टर हो चाहे वो सरकारी। हम थर्ड वेव के साथ पूरी तरह से जूझने के लिए तैयार हैं। हालांकि इसमें एक खुशखबरी ये भी आई है कि कुछ साइंटिफिक संगठन का ये कहना है कि हो सकता है थर्ड वेव, जिसकी अब हम प्रतीक्षा सी कर रहे लगते हैं, तो वो हो सकता आए ही ना, ऐसी भी संभावना है, क्योंकि सेकेंड वेव में बीमारी का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि हो सकता है उससे हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई हो। और यही वजह है कि सेकेंड वेव की बीमारी जिस तेज़ी से आई, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई और उस तेज़ी से वो गायब भी हो रही है। और इसमें गवर्नमेंट के वैक्सीनेशन प्रोग्राम ने भी बहुत बड़ा उपलब्धि की है कि कुछ लोग जो फर्स्ट वेव में, सब्सिक्वेंटली सेकेंड वेव में, और कुछ लोगों ने वैक्सीनेशन कराया। इस सब का प्रभाव लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि हर्ड इम्यूनिटी आ गई हो, और हर्ड इम्यूनिटी के आने से हो सकता है कि थर्ड वेव का आएगी तो ज़रूर, क्योंकि दूसरे मुल्कों में देखा गया है कि थर्ड वेव आई और बच्चों को अफेक्ट किया। तो हम लोग उन्हीं के पैटर्न को देख करके ये अपेक्षा कर रहे हैं, पर हो सकता है कि यहाँ पे उतनी तीव्र ना हो। जैसे डॉक्टर साहब सेकेंड ईयर में देखा गया कि कोरोना के बाद जो है, जब कोविड-19 पेशेंट था उसके बाद भी कुछ केसेस देखने में आए, हाईलाइट में भी कुछ केसेस आए, लखनऊ में भी कुछ केसेस आए कि ब्लैक फंगस और येलो फंगस को लेके, तो उसमें आपका क्या? देखिए, ब्लैक फंगस तो आदिकाल से आ रही थी और ईएनटी के डॉक्टर इसका हमेशा एंडोस्कोपिक विधि द्वारा, पहले जब एंडोस्कोप नहीं होता था तो हम लोग कोल्ड इंस्ट्रूमेंट द्वारा डेब्राइडमेंट करते थे और एम्फोटेरेसिन बी दवा देते थे, जो कि गुर्दे के लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है। और इसका शुरुआत से ही एम्फोटेरेसिन बी का प्रोडक्शन कम था। तो अब की बार जब आई है, हम सब लोग टेक्निकली इक्विप्ड थे कि दूरबीन विधि द्वारा एंडोस्कोपिक डेब्राइडमेंट इसका करेंगे और एम्फोटेरेसिन बी की दवा देंगे तो हमारे मरीज़ ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसमें दुर्भाग्य ये रहा कि एम्फोटेरेसिन बी, क्योंकि इधर ब्लैक फंगस के मरीज़ पिछले कई सालों से आना तकरीबन ख़त्म हो गए थे, तो इस वजह से दवाई कंपनियों ने दवा को बनाना बंद कर दिया था। इससे और इधर एकदम तीव्रता से केस आए, तो जो बॉटलनेक हुआ उसकी क्राइसिस का मूल जो कारण था वो था कि एम्फोटेरेसिन दवा की उपलब्धि ना होना कुछ दिनों के लिए। अब तो ये गवर्नमेंट के एफर्ट से ये आ गई है, और पर शुरुआत के दिनों में इसकी हाई मोर्टेलिटी हुई। पहले भी इसमें मोर्टेलिटी बहुत हाई होती थी, क्योंकि ये बड़ी ही विरुलेंट और बहुत ही कठिन बीमारी है, और दवा के शुरुआत में उपलब्ध न होने से अब लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब ब्लैक फंगस के भी केसेस कम होने लगे हैं, क्योंकि कोरोना के केसेस में ओवरऑल नंबर में बहुत सीरियसली डिक्लाइन किया है, और लोग सचेत भी हो गए हैं कि हमको स्टीरॉयड का बेवजह इस्तेमाल नहीं करना। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, आप कानपुर वासियों को इस कोविड-19 से उभरने के लिए और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक ही संदेश है, चाहे आपने वैक्सीन लगाया हो, चाहे आपने कोरोना की बीमारी झेली हो, चाहे आपको कोरोना नहीं हुआ हो, आपको हर वक्त आने वाले कुछ सालों तक कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है। अब क्या है कोरोना एप्रोप्रिएट? वो ये है कि हर वक्त मास्क को लगाए ये N95 का मास्क इस्तेमाल करना है, और कोई मास्क नहीं लेना है, कपड़े का मास्क नहीं लेना है। मैं क्योंकि इंटरव्यू दे रहा हूँ आवाज़ की क्लैरिटी के लिए, और इस कमरे में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है, और जो हमारे इंटरव्यू है वो मास्क लगा के बैठे हुए हैं, इसलिए मैंने इस मास्क को उतारा है। पर कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर माने मास्क और मास्क, वो भी N95 का कपड़े के फैशनेबल मास्क बहुत अच्छे नहीं है, और बिना वेल्व वाला मास्क लीजिए जिसमें टोटी ना हो एयर वेंटिलेशन के लिए, तो वो मास्क लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, सोशल डिस्टेंस किसी भी हालत में 2 मीटर से कम न करिए। अगर घर में किसी को कोरोना हो जाता है तो घर के सब व्यक्ति उससे जितना संभव हो दूर रहें, और घर के सभी व्यक्ति मास्क को पहने, बार बार हाथ को धोएं,
जहाँ पे हाथ धोने की साबुन की व्यवस्था नहीं है वहीं पे सैनिटाइजेशन करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें। सैनिटाइज़र को एज अ फैशन या एक आसान उपलब्ध पदार्थ होने की वजह से न यूज़ करें, क्योंकि हैंड सैनिटाइज़र जो है वो एलर्जी भी करते हैं, डर्मेटाइटिस भी करते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा उसके उपचार करने से हाथ की स्किन ड्राई होती है और उसमें अन्य बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती। तो हैंड वॉश सबसे अच्छा है और इसी को करना है। और जब तक ज़रूरी ना हो बाज़ार में ना निकले और अपने वर्क को थोड़ा सा, जो भी आदमी अपने कस्टमर या उनसे मिल रहे हैं वहाँ पे अपने यहाँ पे सैनिटाइज़र की व्यवस्था करें और उनको सचेत करें कि अगर किसी को हाल ही में बुखार खांसी हुई है तो वो कृपया ऑनलाइन ऑर्डर करे बजाय इसके कि वो आ करके करें। YouTube पर अभी हमारे चैनल BPA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबरों को मिस न करें व हमारे वीडियोस को लाइक